बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताता हूं मैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर मिले नोटों के मामले में जो जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है 3 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की, वो अब जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली के निवास पर पहुंची है जांच करने के लिए। इसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू हैं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS संघावालिया हैं और कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनु शिवरामन हैं। और ये जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी घर पर अभी पहुंचे हैं और वहां जो उनका आउट हाउस था या जिसको स्टोर रूम जैसा बताया जा रहा है, जहां आग लगी थी, वहां पर जो बोरों में बंद नोट मिले थे जो जले हुए थे, उसका वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। अब उस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए ये बहुत सीनियर जांच कमेटी जो है वहां पर पहुंची। आप देख सोचिए ना, 3 मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्टों के, वो यहाँ पर जांच के लिए पहुंचे। अतुल भाटिया वहीं मौजूद है, हमारे सहयोगी। जी अतुल, बताइए। सौरभ, देखिए अब ये टीम तीनों जजेस की जो है वो यहां से निकल चुकी है और हम आप देख सकते हैं कि यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर मौजूद है 30 तुगलक क्रिसेंट। लगभग पौना घंटा ये पूरी टीम जो है वो घर के अंदर रही और जो स्टोर रूम जिसके अंदर आग लगी थी, बकायदा उस रूम का मुआयना, उस स्टोर रूम का मुआयना जो है वो तीनों सीनियर जजेस ने किया है। जो तीनों सीनियर जजेस हैं, इनकी जो कमेटी बनाई गई थी वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने बनाई थी और इसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS संघावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन है जो है वो यहां पर पहुंचे थे। तो पूरा लगभग पौने घंटे के करीब सौरभ ये पूरी टीम जो है, जो हाई लेवल कमेटी है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसने घर के अंदर मुआयना किया। उस स्टोर रूम के अंदर गए जिसके अंदर आग लगी थी, जहां पर नोट जो 4 से 5 बोरे थे जिनके जो नोटों से भरे हुए थे वो जले थे, उस पूरे कमरे का मुआयना किया। तो लगभग पौने घंटे तक ये पूरी टीम यहां पर रही, क्योंकि जब गाड़ियां यहां पर आती है तो एक गाड़ी जो है वो चंडीगढ़ नंबर की थी और जो दूसरी गाड़ी थी वो कर्नाटक नंबर की थी और जो जस्टिस अनु है वो अकेली गाड़ी के अंदर आई थी और उसके बाद तीनों ने उस कमरे का जाकर मुआयना किया। तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर CRPF के जवान है, वो तमाम लोग जो है और जो पूरा स्टाफ है वो यहाँ पर गेट के ऊपर तैनात था और पूरी जो टीम है उन्होंने उस कमरे के एक कोने का मुआयना किया है जो हमें बताया जा रहा है। और उसके बाद लगभग पौने घंटे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर रहने के बाद ये टीम जो है वो यहाँ से निकली और जो विजुअल भी इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव दिखा रहा है सौरभ कि किस तरीके से जो तीनों जजेस की टीम है वो गाड़ी से उतरती है, बकायदा उस स्टोर रूम तक जाती है जिस स्टोर रूम के अंदर आग लगी थी और वहां पर उसका पूरा मुआयना किया जाता है। इससे पहले अतुल गर्ग जो कि दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर हैं, उनसे ये पूरी टीम जो है वो पूछताछ कर चुकी है, बातचीत कर चुकी है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर, क्योंकि पूरी रिपोर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से इस पूरे मामले के अंदर जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको सौंपी गई थी और उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट जो है वो CJI संजीव खन्ना को सौंपी गई थी। तो अब ये पूरी जांच कमेटी जो है उसने अपनी जांच इस पूरे कैश कांड के अंदर जो नोटों के अंदर आग लगी थी जस्टिस यशवंत वर्मा में उसके स्टोर रूम के अंदर, उसमें अपनी जांच तेज कर दी है और जो तीनों जस्टिस हैं वो अभी घर से यहां से निकले हैं और पूरे कमरे का मुआयना करने के बाद यहां से निकले हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से CJI जस्टिस संजीव खन्ना ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश इस हाई पावर हाई लेवल कमेटी को दी है, अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो इन तीनों जस्टिस ने काफी तेज कर दिया है। घर का मुआयना सबसे पहले किया गया है। पहले ये बताइए, ये आपने कहा कि फायर सर्विस के चीफ से वो लोग जो है पूछताछ कर चुके हैं, दिल्ली पुलिस जो है उसने क्या पाया ये भी वो लोग जानने, ये जो कमेटी है वो जानेगी। आपके जो अपने सोर्सेज हैं दिल्ली पुलिस में वो क्या बता रहे हैं, उस रात के बाद कोई क्या रिकवरी हुई थी वहां से, वो जो नोट थे जले हुए वो पुलिस के पास हैं क्या कोई साबुत सलामत नोट भी वहां से मिले, क्या कोई आंकड़ा दिया जा सकता है, नंबर दिया जा सकता है कि कितनी करेंसी थी वहां, कितना रुपया वहां पर था, अगर आपको कुछ पुलिस के आपके सूत्र बता रहे हो? देखिए सौरभ, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इन नोटों की संख्या कितनी थी, कितनी बड़ी तादाद में ये नोट थे। ये जरूर कहा गया है कि 3 से 4 बोरे थे जिनके अंदर ये नोट जो है वो अंदर स्टोर रूम के अंदर रखे हुए थे और उन्हीं के अंदर आग लगती है। बकायदा जो फायर कर्मी थे वो बकायदा उस वीडियो के अंदर बोलते भी दिख रहे हैं कि गांधी जी के अंदर आग लगी, यानी कि वो बता रहे हैं कि नोटों के अंदर आग लगी है। और उसके बाद क्योंकि दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची थी, लेकिन आप देखिए ना, चीफ जो जस्टिस यशवंत वर्मा का घर है, जब पुलिस कोई केस करती है, किसी क्रिमिनल को पकड़ती है, लोअर कोर्ट में जाती है, उसके बाद हाई कोर्ट जाती है और उनके घर पे आग लगी, नोट मिले, निश्चित रूप से जो आला पुलिस अधिकारी थे नई दिल्ली जिले के, उन्होंने अपने टॉप बॉसेस को फोन किया, यानी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, बकायदा संजय अरोड़ा को ये पूरी जानकारी दी गई और उन्होंने इसकी जानकारी जो है वो दिल्ली बकायदा सबसे पहले गृह मंत्रालय और उसके बाद गृह मंत्रालय ने पूरी जानकारी जो है वो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को दी थी। और इसी की रिपोर्ट जो 25 पेज की रिपोर्ट थी वही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट के अंदर पूरी जो है वो साझा की थी कि किस तरीके से घर के अंदर नोट जलने के विजुअल जो है वो उनको दिल्ली पुलिस की कमिश्नर की तरफ से
दिल्ली हाई कोर्ट के जज को दिए गए और वो पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दी गई थी। तो अब क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस ने वहां से जो नोट मिले थे जले हुए उनको क्या सीज किया था, तो दिल्ली पुलिस के जो टॉप सोर्स थे उनका साफ कहना है कि कोई भी सीजर जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनके घर से नहीं किया गया। क्योंकि सौरभ देखिए यहाँ पे हरारकी, क्योंकि ये जस्टिस वर्मा का घर है तो पुलिस शायद इस पूरे नोट उन्होंने जलते हुए जरूर देखे थे, नोट उनको मिले थे, बाकायदा विजुअल जो है वो पब्लिक डोमेन में है। जिस तरीके से जो सीजीआई है उन्होंने बाकायदा इस बात के आदेश दिए थे कि जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी रिपोर्ट जो चीफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरफ से दी जाएगी वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली जाएगी। तो अब जो तीनों जो जजेस हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे यशवंत वर्मा के घर पे, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे, और यहाँ पर उन्होंने पूरे कमरे का मुआयना किया है और अब वो टीम यहाँ से निकल चुकी है। जी सौरभ, पूरे कमरे का मुआयना किया है और अब वो टीम यहाँ से निकल चुकी है। बहुत शुक्रिया अतुल, आपका बहुत शुक्रिया आपका पूरे अपडेट के लिए। इस मामले में 2-3 बातें मैं आपको बताऊं। एक तो कोलिजियम की बैठक ने कल जस्टिस यशवंत वर्मा को इनके पेरेंट हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने को अब उसकी अनुशंसा कर दी है, केंद्र को भेज दिया है वो प्रस्ताव। अब लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो बार एसोसिएशन है वो इसका सख्त विरोध कर रही है और वो तो कह रहे हैं कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे, सांकेतिक हड़ताल वो कर ही चुके हैं एक बार। तो अब ये देखना होगा कि ये नया विवाद ना खड़ा हो जाए। लेकिन 2 बातें मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं। कल एक स्टेटमेंट पूर्व न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जांच एजेंसी थोड़े है जुडिशरी के पास कि हम ये जो जांच कमेटी जैसे ये बनी है, हम किसी मामले की जांच करते हैं, हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है कि हम जांच कर पाएं। पुलिस को हम इन्वॉल्व नहीं करते क्योंकि हम लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते ऐसी जांच में, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसे किसी एजेंसी के अभाव में कैसी जांच हो पाएगी? अब जैसे यहीं पहुंची है ये टीम, अब वो तो कमरा खाली है, 14 तारीख से जो है वो ऐसे का ऐसा ही है, उसको ना पुलिस ने सील किया, वहाँ से जले हुए नोट अभी भी बाहर कूड़े में जो है वो बरामद हो रहे हैं। तो अब जब वहाँ पर टीम पहुंची होगी तो क्या ही पाया होगा टीम ने, और वहाँ से जो रिकवरी हुई थी उसके बारे में कोई बता नहीं रहा है, ना पुलिस बता रही है ना सरकार बता रही है कि वहाँ से मिला क्या आखिर। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ डाला पब्लिक डोमेन में उसमें भी उसका जिक्र नहीं है। दूसरा, कल हमारे एक प्रोग्राम में हाईकोर्ट के दिल्ली हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज SN ढींगरा साहब आए थे। ढींगरा साहब ने वो तो खुलकर वकालत कर रहे थे कि इस मामले में जैसे एक आम व्यक्ति के मामले में पुलिस की जांच होती है, वो पुलिस की जांच बैठानी चाहिए, ये जुडिशरी की जांच से हासिल नहीं होगा, कुछ उनका ये कहना था। और इसमें अब जो एक जांच एजेंसी पुलिस जैसी होती है या आप किसी और एजेंसी को देना चाहें, ED को देना चाहें, तो उसको ये जांच सौंपी जाए ताकि कोई इसमें जल्द जो है वो तथ्य सामने आ सकें। त्रिपाठी जी, नहीं, इसमें कोई संदेह होना चाहिए क्या? कब तक हम पवित्र गाय बनाकर किसी भी न्यायाधीश के ऊपर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों को सिर्फ इसलिए खारिज कर देंगे कि न्यायाधीश महोदय कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया? किसी और के घर से इतनी रकम मिल जाती तो क्या ये होता? और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम ने जो फिर से पेरेंट कोर्ट में भेज दिया है, वहां तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आज से काम से हट गई। अब काम से हट गई तो जितने मामले इन दिनों में पेंडिंग होंगे उसका जवाबदेह कौन होगा? कोलिजियम होगा। उसका जवाबदेह कौन होगा? ये भ्रष्टाचार का मामला होगा। और अगर इतना गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप है तो क्या पुलिस की इतनी हिम्मत थी क्या कि वो सील करके और सामान्य जांच कर पाती? जस्टिस ढींगरा बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। क्यों 2 लोगों के लिए अलग अलग कानून होगा? अगर आप कोई न्यायिक कार्य करते हुए किसी तरह का मामला है तो बिल्कुल आपको वो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। आप हमारी तरह या किसी आम आदमी की तरह नहीं हो सकते। ये 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पहुंचे हैं जांच करने के लिए, इस पर क्या कहना है आपको? नहीं, ये अच्छी बात है जांच करने पहुंचे हैं, लेकिन अंत में तो इनको किसी एजेंसी का सहारा लेना पड़ेगा ना। और हम ये कैसे कह सकते हैं, अगर चंद्रचूड़ साहब ये करेंगे हमारी एजेंसी नहीं, आपकी ही तो सारी एजेंसी है ना। आपके सामने अदालत में IPS ऑफिसर टोपी उतारकर घंटों खड़ा रहता है, अदालत में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं होती। कैबिनेट सेक्रेटरी को आप बुला के कहते हैं कि हम तुमको उल्टा कर देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई कर। क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यायालय को ये अधिकार दिए गए हैं जिससे देश की जनता में न्याय के प्रति भरोसा रहे। ये वो भरोसा तोड़ रहा है। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और उसी तरह से जांच होनी चाहिए जैसे सामान्य मामलों में होती है। समिति देखिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पारदर्शिता तो दिखाई, जो कुछ था वो ऑन रिकॉर्ड रखा, पब्लिक के सामने रखा। अब ये कमेटी बनाई है, वो जा ही रही है जांच करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑन रिकॉर्ड पब्लिक के सामने रखा है, क्या उससे यशवंत वर्मा जी गुनाहगार साबित हो जाएंगे? 3 जजों की जो आपने जो कमेटी बनाई है कि 2 मुख्य न्यायाधीश है, 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, तीनों चीफ जस्टिस, 3 चीफ जस्टिस है, 2 चीफ जस्टिस, एक न्यायाधीश है, कर्नाटक वाले न्यायाधीश है। अगर ये जो 3 लोग गए तो आज अगर ये जांच करने गए तो ये सबूत तो इकट्ठा नहीं करेंगे ना। ये क्या करेंगे? यशवंत वर्मा जी से बात करेंगे
कि भाई पैसा कहाँ से आया, उनसे पूछताछ करेंगे। रूम में जाकर क्या करेंगे, स्टोर रूम में सबूत कौन इकट्ठा करता? सबूत तो पुलिस इकट्ठा करती ना। और आज 14 तारीख की रात को जो घटना घटी है, अब क्या हमारे सबूत होंगे? नहीं, जैसे तो उन्होंने अब होना फायर क्या? सर्विस के चीफ से पूछा, तुम गए भाई, तुमको क्या मिला? फिर पुलिस से भी पूछेंगे, पुलिस ने कोई रिपोर्ट बना के दी होगी ना ऊपर सुप्रीम को। भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर ये सारी सूचना दी गई है तो उसका कुछ आधार दिया होगा ना पुलिस ने। पुलिस कमिश्नर ने जो 15 तारीख को जो रिपोर्ट दी है शाम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्या वही पर्याप्त रिपोर्ट है? होता क्या अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर कह देते तुरंत कि भाई पुलिस सील करे, घर को सील करे, रूम को सील करे, बेटी का बयान ले, सारे वीडियो अगर होते, सारे अगर फोन जब्त हो जाते, लैपटॉप जब्त हो जाते। यशवंत वर्मा जी का लैपटॉप तक जब्त नहीं हुआ, उनका फोन तक अभी जब्त नहीं हुआ है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा नहीं गया अभी। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा मामला, मुझे लगता है कि लटकाने अटकाने और भटकाने का मामला है। इससे कोई सच निकल के नहीं आने वाला है। नोट के बीच में तो जितनी बार देखता हूं मुझे हैरानी होती है कि कैसी यहाँ पर जो है तफ्तीश हो पाएगी। देखिए नोट वहां पर थे, इसमें तो आप कोई संदेह रहा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो जब सार्वजनिक कर दिया तो वहां नोट तो थे। जानना क्या है, नोट किसके थे, किसने रखे और कितने थे, क्यों वहां पर थे, क्यों वहां पर थे, ये जानना है। यही जानना, यही, और इसी से पता लग जाएगा कि कहानी क्या है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है सौरभ कि जुडिशरी में के खिलाफ, जज के खिलाफ जब भी कभी कोई मामला आता है तो उन्हीं की कमेटी बन जाती है, वही जांच करते हैं। आप याद कीजिए, एक चीफ जस्टिस के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा था, उन्हीं कमेटी बन गई, उन्होंने क्लीन चिट दे दी, सब हो गया। सामान्य व्यक्ति, जो हर्षवर्धन सही कह रहे हैं, अगर आप न्यायिक कार्य करते हुए आप किसी मामले में आते हैं तो आपको एक प्रोटेक्शन है, मान लीजिए सुरक्षा का। रही बात चंचूड़ जी ये कह रहे हैं कि एजेंसी पे, पुलिस पे भरोसा नहीं है। अरे भाई, आप तमाम मामलों की जांच जब सीबीआई को देते हैं या पुलिस को देते हैं या एसआईटी गठित करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, तो भरोसा नहीं तो कैसे गठित करवाते हैं? देश की जो एजेंसियां हैं, प्राइम एजेंसियां हैं, ये कैसे कोई एक्स चीफ जस्टिस से कह सकता है कि हमें भरोसा नहीं पुलिस पे? तो आप फिर जांच की क्यों देते हैं? जब कोई जाता है सीबीआई जांच, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भड़क गया है फिर बुरी तरीके से। उन्होंने पहले ही कहा था हम कोई डस्टबीन नहीं है कि आप यहाँ हम कचरा फेंक। नहीं, सही भड़के हैं, उनका भड़कना सही है, क्योंकि आप एक तरह से पनिशमेंट पोस्टिंग दे रहे हैं। तो ये पनिशमेंट पोस्टिंग आप कहाँ दे रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने पहले सफाई दी थी कि ये दोनों मामले अलग हैं, कोलिजियम में इनको इलाहाबाद भेजे जाने की सिफारिश करना और ये नोट मिलना है, दोनों अलग अलग बातें। लेकिन फिर हुआ वही कि भेजा गया उनको। सौरभ जी, तब तो इसका मतलब कोई और गंभीर मामला है जिसमें गए हैं। तब से इससे उत्तर भी कोई गंभीर मामला है कि सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की बात सुनवाता हूं। एक करप्शन के चार्ज में फंसा हुआ जज इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों भेजा? इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक लंबा ट्रेडिशन है, बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स हैं यहाँ के जो पूरे हिंदुस्तान में फॉलो किए जाते हैं। उस हाईकोर्ट को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? क्यों इतनी नफरत इस हाईकोर्ट से है? हमारे उन जजेस जो यहाँ दिन रात हार्डवर्क करके काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत को क्यों खत्म किया जा रहा है? इसलिए ये लड़ाई है। जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा का ये कहना है कि वो घर पे नहीं थे, जो बाहर उनके घर के अलग। ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यशवंत वर्मा जी उस कैश के बारे में नहीं जानते हैं, हो सकता है ना जानते हो, तो ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा एक जज का। क्योंकि आज तो बात कैश की थी, कल को अलकायदा का कोई आदमी वहां बैठा मिलेगा और यशवंत जी और वो पार्लियामेंट में बम गिराए, आतंकवाद में इन्वॉल्व हो, एंटी नेशनल एक्टिविटी करे, वहीं रहे। क्या यशवंत जी कह पाएंगे कि मुझे नहीं पता? ये तो आपने देखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो बार एसोसिएशन, वहाँ के वकील जो है वो तो अब अड़े हुए हैं कि हम इनको यहाँ तो हम नहीं आने देंगे वरना हम काम नहीं करेंगे। सर, इस पर जो पार्लियामेंट में हो रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जगदीप धनखड़ साहब ने कल राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा जी और विपक्षी नेता खड़गे साहब को बुलाया था और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता की उन्होंने तारीफ की थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि अब आगे क्या करना है इस पर हम सारे पार्टियों के नेताओं को बुला करके चर्चा करेंगे। दरअसल 2014 में जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया गया था, एनजेएसी, जो बिल पारित हुआ था, वो बार बार उसकी बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति। और आज भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि 2015 में, माफ कीजिएगा, जो ये एक लीगल सिस्टम को में पारदर्शिता लाने के लिए प्रयास किया गया था, इसमें यूनानिमस तरीके से पार्लियामेंट ने वो बिल पास किया, 16 विधानसभाओं ने में उसको पारित किया गया था और उस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। तो वो सेफ गार्ड था
वो होता तो ये मामले नहीं होते, वो आप बार बार वहां ले जाना चाह रहे हैं चर्चा को, क्या ये क्या ठीक है, उचित है? नहीं, ये कोशिश हो रही है। हाँ। उचित नहीं उचित, उससे पहले ये प्रयास हो रहा है। हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ, जनरल अभी जो बात हो रही है जुडिशरी को लेकर, जुडिशरी का ये फैसला है जिसमें कहा गया द ऑब्जर्वेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन के वीरास्वामी अगेंस्ट यूआई prohibiting that no criminal case shall be registered against judge of the High Court or Supreme Court without the prior permission of the CJI। ये तो होता ही है ना? नहीं तो ये एक बड़ा आपके पास कवर है ना कि आप किसी जज के खिलाफ FIR लॉन्च नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, मैं रिपोर्ट देख रहा था कि देश भर में जो हमारे जितने जिम्मेदार लोग हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, उनके असेट्स डिक्लेरेशन पर बात होती है बार बार। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, चुनाव आयोग ने भी कहा कि एमपी जो है चुनाव लड़ने से पहले भी असेट्स डिक्लेयर करें, एमपी बन जाते हैं तो लोकसभा राज्यसभा में अपना असेट्स डिक्लेरेशन करते भी हैं, करते हैं, वो करना ही है, कंपलसरी जो है। एफिडेविट जजेज का असेट्स डिक्लेरेशन मैंडेटरी नहीं है, पहली बात, वो अपनी इच्छा से करते हैं। इच्छा से कितने लोग करते हैं? 749 जज हैं देश में हाई कोर्ट के, और उसमें से 40 लोगों ने किया है। ठीक है, 40 लोगों ने असेट्स डिक्लेरेशन किया है। असेट डिक्लेरेशन कितना होता नहीं होता अलग इशू है, लेकिन आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करेगा इस पर। ठीक है सर, ठीक है। अब जो सरकार की कोशिश हो रही है एनजेसी को लेकर, वो ये कॉलेजियम सिस्टम नहीं कि जज की नियुक्ति करता है, ये ठीक नहीं है। हाँ, हमने एक पहले trigger कानून point है बनाया उनके था कि पास। इसमें सरकार का से होगा। एक ट्रिगर पॉइंट होता है उसमें कि ये ट्रिगर पॉइंट हो गया कि भाई जजेज जी अपने आप कर रहे हैं तो सरकार का या पॉलिटिकल लीडरशिप का उसमें हिस्सेदारी हो, और ये एक मौका मिल गया कि जब सरकार इस पर काम करे। ग्राउंड बन रहा है एनजेसी ग्राउंड बन रहा है दोबारा लाने का। वैसे मैं बताऊं कि ये कहने के लिए होता है कि कॉलेजियम जो है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो बनाता है उसी पर जजेज का अपॉइंटमेंट होता है, ऐसा नहीं है। सरकार की क्लियरेंस के बिना, मतलब सरकार नाम नहीं नाम नहीं कई बार लेती, पास नहीं करती, पास नहीं कई बार करती, तो वो वापस भेज अटका रहता देती है। है। इसलिए आप देखते होंगे कि कई जजेज के जो अपॉइंटमेंट हैं, ट्रांसफर बहुत डिले हो जाते हैं, बहुत 6-6 महीने साल भर पड़े रहते हैं, खाली पद हुए पद वो नहीं होते। लेकिन क्योंकि सारी सरकार- सिफारिशें करता तो सुप्रीम कोर्ट ही है सर, सुप्रीम कोर्ट ही है। बनते तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट नाम भेजता है। नहीं, लेकिन वो तो एनजेसी भी आ जाएगा तो कोई आपको तो बना नहीं देंगे, वो तो अब जो मुझे हाई उसकी कोर्ट डिटेल इतनी नहीं मालूम, लेकिन सरकार का उसमें हस्तक्षेप बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये है। ठीक तो है। उसी को लेकर और उसका ग्राउंड अब बन रहा है, ग्राउंड बन रहा है, ये ट्रिगर पॉइंट मिल गया। देखिए, और उसमें सारी पार्टियां एक पेज पर हैं, ये नोट करने वाली बात है। वो तो सबके लिए एक चीज है, सब ब्रेक का देखिए, समय मैं एक लाइन में राम जेठमलानी ने इस पर आपत्ति उठाई थी। उन्होंने कहा था कि सरकार ज्यादातर मामलों में पार्टी होती है और पार्टी ही जज को नियुक्त करेगी या उसमें होगा, तो इससे फिर हम तो कह रहे हैं ये बहस अब दोबारा रिवाइव हो गई हाँ, क्या? बहस रिवाइव हो गई।